दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र जीके जीएस के 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट संख्या 19। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए सामान्य विज्ञान से संबंधित है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, ये आपका सही सुमेलित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसी जो है दोस्तों क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक मानव निर्मित गैसीय और द्रवीय पदार्थ होता है, जो कि रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित यंत्रों और प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है। और वातावरण में जब ये निःसृत होता है तो इससे ओजोन परत को बहुत ही हानि होती है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, ये सही सुमेलित है। और दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका, इसमें से सही सुमेलित नहीं है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है। जलमग्न धान के खेतों से मीथेन भी निःसृत होती है दोस्तों, तो सही सुमेलित हो जाएगा, जो है सही सुमेलित नहीं हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं बल्कि रेफ्रिजरेटर और प्रशीतक या शीतलक यंत्रों से निःसृत होता है। अगला प्रश्न है सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल किसके द्वारा मनाया जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों सतत ऊर्जा दशक जो है सबके लिए, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष के लिए 2014 से लेके 2024 तक के लिए जो दशक मनाया जा रहा है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 से 2024 घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए पारा मिनीमाटा बीमारी, ये सही सुमेलित है। कैडमियम इटाई इटाई बीमारी सही सुमेलित है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और फ्लोराइड आयन देखिए अपच, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्लोराइड आयन दोस्तों जो होता है इसकी अधिकता से दांतों की बीमारी, जिसको फ्लोरोसिस कहा जाता है, होता है। और इस बीमारी में दांतों का बाह्य आवरण, जिसको हम इनेमल कहते हैं, ये प्रभावित होता है और दांतों में पीलापन आ जाता है। तो निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, ये है हमारा ऑप्शन डी। फ्लोराइड आयन से अपच नहीं बल्कि दांतों का क्षरण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो सही उत्तर है 0.03%। दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पूर्व औद्योगिक या प्री इंडस्ट्रियल युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 0.03% थी, जिसको वायुमंडल, समुद्र और जीवमंडल आदि के बीच संतुलन रहता था। लेकिन मानवीय गतिविधियों और जीवाश्म ईंधन के जलने से ये प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है और वर्तमान में औसत वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.04% तक पहुंच गई है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, सुमेलित है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, सही है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं दोस्तों, तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है सही। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपसे पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं बल्कि 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है। तो सही उत्तर है जैव विविधता को अधिकतम संकट प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विकास विनाश से है। इसके अलावा अनुपयुक्त कृषि क्रिया, जलवायु परिवर्तन या जल प्रदूषण, इन सब से जैव विविधता को संकट है। लेकिन अधिकतम संकट की बात करें तो दोस्तों प्राकृतिक निवासों का और वनस्पतियों का विनाश, ये जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रकाश वोल्टी सेल या फोटो वोल्टिक सेल क्या होते हैं।
तो सही उत्तर है दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल। सौर सेल होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो याद कर लीजिए, प्रकाश वोल्टी सेल या फोटोवोल्टिक सेल ये सौर सेल होते हैं जो कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। विटीकल्चर, आप जानते हैं दोस्तों विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है। वेजीकल्चर जो है ये वृक्षों की खेती है। याद कर लीजिए, वेजीकल्चर सब्जियों की खेती नहीं बल्कि वृक्षों की खेती है। पीसीकल्चर ये मछली पालन है और ओलेरी कल्चर ये सब्जियों की खेती होती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होके बी का पहला नहीं बेजिकल्चर का सब्जी की खेती ने लगाइएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है आपको बताना है। विटामिन ई ऑप्शन है आपके ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर तेल या राई का तेल। तो सही उत्तर है दोस्तों विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है ये है गेहूं अंकुर तेल। गेहूं अंकुर तेल दोस्तों ये विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर की कोशिकाओं को सामान्य रूप से काम करने में सहायता करता है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है किससे? तो आप जानते हैं दोस्तों कुनैन जो है मलेरिया के उपचार के लिए महत्वपूर्ण औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है और ये पौधा एक आवृतबीजी पादप होता है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। थायमीन बेरी सही है, सही सुमेलित है। स्कार्बिक अम्ल यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग ये भी है। विटामिन ए की कमी से बाणांधता ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि दोस्तों विटामिन ए की कमी से बाणांधता नहीं बल्कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और बाणांधता या कलर ब्लाइंडनेस ये आनुवांशिक रोग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा विटामिन के की कमी से रक्त का जमना या रक्त का थक्का बनना कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी से बाणांधता नहीं बल्कि रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है दोस्तों। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करता है? तो सही उत्तर है पंचायतों की रचना राज्य के विधानमंडल द्वारा होती है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 243 ग 1 के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। अगला प्रश्न इतिहास से है, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो ये है दोस्तों गुर्जरा अभिलेख। देखिए अशोक का इतिहास हमें उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख मिल चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उडगोलुम इन लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो ये जो गुर्जरा अभिलेख है इसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों परम भागवत। देखिए परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त? तो सही उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसको हम कहते हैं। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी और महरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना भी करवाई थी। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो सही उत्तर है आपका सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वैष्णव संप्रदाय। अगला प्रश्न है दोस्तों, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था किस वर्ष में? तो ये वर्ष आपको याद होना चाहिए 1893 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स यानी विश्व हिंदू संसद में भाग लिया था। तो सही उत्तर 1893 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है?
आपको बताना है। तो सही उत्तर है आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक बंगाली उपन्यास है जो 1882 में प्रकाशित हुआ और ये उपन्यास 18वीं शताब्दी में बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और आनंद मठ से ही जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में की गई थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है क्योंकि इसी के समय में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 से भारत में आधुनिक भारतीय स्वशासन की स्थापना हुई थी और लॉर्ड रिपन को दोस्तों स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ये आपका सही सुमेलित है। एम.के. गांधी चंपारण आंदोलन सही सुमेलित है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक सही सुमेलित है और मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन ये आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि दोस्तों खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जो है अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है और यमे जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की, भर्त्सना की और इस आंदोलन से दूर रहे। तो मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मध्यवर्ती स्तर होता है और इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो देखिए पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और उत्तर प्रदेश में जो पंचायत समिति होती है इसको क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा क्या सुनिश्चित करती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों के उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। तो कुल मिलाकर इससे अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो क्या है? सही उत्तर है संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो 24 अप्रैल 1993 से अंततः स्थापित हुआ था। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था और इसी में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाने के लिए उत्तरदायी है। तो सही उत्तर है राज्य वित्त आयोग। आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, इसकी आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के समय काल में घोषित की गई थी? तो दोस्तों ये 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के शासनकाल में घोषित की गई थी और उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण वर्तमान युग की या वर्तमान विश्व की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था या गांधीयन इकोनॉमी किस पर आधारित है? तो दोस्तों गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास यानी ट्रस्टीशिप की विचारधारा पर आधारित है। गांधी जी का कहना था कि सामाजिक आर्थिक अवधारणा ये है कि धनी व्यक्ति आम जनों के कल्याण के लिए अपने धन के न्यासी के रूप में कार्य करें, तभी सामाजिक कल्याण की जो है भावना या सामाजिक कल्याण को प्राप्त किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो दोस्तों, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर होता है। आर्थिक विकास बहुआयामी धारणा है और आर्थिक विकास की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति आकलन उस देश के आर्थिक विकास की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है, क्योंकि ये जनसंख्या के सापेक्ष होता है। तो प्रति व्यक्ति उत्पाद, देखिए यहाँ पे वास्तविक रूप से किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद के आधार पर आकलित की जानी चाहिए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में भारत में किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? आपको बताना है नगरीय डेंसिटी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है। महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का नगरीय घनत्व सर्वाधिक है 5,683, जबकि महाराष्ट्र का 5,594 और तमिलनाडु का 2,561 है। तो सही उत्तर है भारत में दोस्तों पश्चिम बंगाल का नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में स्त्री साक्षरता 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार कहाँ उच्चतम है? तो आपको स्त्री साक्षरता बताना है कि कहाँ पर उच्चतम है। तो सही उत्तर है दोस्तों, देश के सभी संघ शासित प्रदेशों में कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता और स्त्री साक्षरता के संदर्भ में लक्षद्वीप जो है इसको शीर्ष स्थान मिला हुआ है। तो सही उत्तर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा दोस्तों, और लक्षद्वीप शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद संघ शासित प्रदेशों में स्त्री साक्षरता दर जो है पुडुचेरी, चंडीगढ़, उसके बाद दमन-दीव और लक्षद्वीप हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्त्री साक्षरता। स्त्री साक्षरता प्रश्नगत संघ शासित प्रदेशों में स्त्री साक्षरता के अनुसार दोस्तों पुडुचेरी जो हो जाएगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुडुचेरी जो है ये देखिए पुडुचेरी दोस्तों ये आपका सही उत्तर इसलिए हो जाएगा क्योंकि महिला साक्षरता के अनुसार, स्त्री साक्षरता के अनुसार पुडुचेरी है, और देखिए पुरुष तथा स्त्री साक्षरता के संदर्भ में लक्षद्वीप। तो यहाँ पे सही उत्तर दोस्तों आपका लक्षद्वीप होगा। अगला प्रश्न है, राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहाँ से शुरू होता है? तो आप जानते हैं राम सेतु या एडम्स ब्रिज भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होता है और ये श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक श्रृंखला में उथले जली भाग के रूप में विस्तारित है। तो राम सेतु धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अन्य मरुस्थलों का जनघनत्व केवल 7 तक ही सीमित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें झील और उनकी अवस्थिति दी गई है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। लोनार मध्य प्रदेश ये सही सुमेलित नहीं है। नक्की गुजरात सही सुमेलित नहीं है। कोलेरू आंध्र प्रदेश ये दोस्तों कोलेरू आंध्र प्रदेश ये आपका सही सुमेलित है। पुलिकट केरल सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों लोनार झील कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, MH हो जाएगा। नक्की झील, तो नक्की झील राजस्थान में स्थित है, न कि गुजरात में। तो नक्की झील आपका राजस्थान हो जाएगा। इसके अलावा कोलेरू झील दोस्तों देखिए कोलेरू झील आपका ये कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, सही सुमेलित है। और पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा के पास है। पुलिकट झील ये केरल में नहीं है, तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए केवल एक विकल्प आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का और सरसों। तो दोस्तों सरसों, गेहूं, जौ, चना, मक्का, मटर, सरसों, अलसी ये रबी की फसलें हैं। और इसमें जो दिया गया है कपास, मूंगफली और मक्का ये खरीफ की फसलें हैं, लेकिन सरसों जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सरसों खरीफ की नहीं बल्कि रबी सीजन की फसल है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि गरीब शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते तो शिक्षा को ही गरीबों तक पहुंचना होगा, ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और उन्होंने ऐसी शिक्षा पर बल दिया था जिसके द्वारा विद्यार्थी की आत्मोन्नति और उसका चरित्र निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि यदि गरीब शिक्षा तक नहीं पहुंचते तो शिक्षा को ही गरीबों तक पहुंचना होगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक। तो सही उत्तर है दोस्तों, वन जो हैं देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट महत्व के होते हैं और आर्थिक दृष्टि से सागौन, साल, शीशम, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन और स्प्रूस बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सागौन संपूर्ण देश के 8.9 मिलियन हैं क्षेत्र में पाया जाता है और संपूर्ण सागौन का 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक सागौन के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 23 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है NTPC लिमिटेड। NTPC लिमिटेड को दोस्तों कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए और ग्रीन हेल्थ, देखिए ग्रीन हेल्थ केयर को समर्थन देने के लिए भारत के किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत ने किससे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये है आपका इजराइल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं और सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल के साथ। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर 2020 को चीन ने अपने जिस नए रॉकेट से अंतरिक्ष में 5 उपग्रह लॉन्च किए हैं उसका नाम क्या है? तो ये है लॉन्ग मार्च 8। चीन का रॉकेट है लॉन्ग मार्च 8 और इससे चीन ने अपने 5 उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को ने हाल में किस देश की हाकर संस्कृति को मान्यता दी है? तो सही उत्तर है यूनेस्को द्वारा दोस्तों मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सिंगापुर के हाकर संस्कृति को मान्यता दी गई है और इस सूची में भारतीय योग, चीनी सुलेख और फ्लेमेंको पहले से ही शामिल हैं। सिंगापुर में हाकर एक जीवन संस्कृति है जो स्ट्रीट फूड तैयार करने वालों, सामुदायिक भोजन कक्ष में भोजन करने वाले और मिलने वाले लोगों की वजह से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, 21 दिसंबर 2020 को भारत जापान के मध्य छठा संवाद सम्मेलन आयोजित हुआ और दोनों देशों के मध्य संवाद सम्मेलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारत और जापान के मध्य जो है ये संवाद सम्मेलनों की जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2015 से हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले जेंडर हब के संदर्भ में विचार करना है। भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा और दूसरा है ये जेंडर हब संयुक्त राष्ट्र महिला सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों 21 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महिला और केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डाटा हब की स्थापना के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में नहीं बल्कि केरल में स्थापित होगा और ये जेंडर पार्क लैंगिक समानता के लिए दक्षिण एशिया में हब के रूप में काम करेगा। तो केवल ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य गणित से है, रीजनिंग से। निम्नलिखित युग्मों में से संबंधित संख्या युग्म को चुनना है। 3 का संबंध 11 से है तो उसी प्रकार 5 का संबंध किससे होगा? तो देखिए यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर यानी 9 + 2 ये हो जाएगा 9 + 2 = 11। तो 5 का स्क्वायर + 2 कर लीजिए, 25 और 2 27 हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए रीजनिंग का है। EXPLAN को किसी कोड में BUMIXF के लिखा जाता है तो जिम को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों एक्सप्लेन को कैसे लिखा गया है। तो ई से जब 3 घटाएंगे तो आपका बी आ जाएगा यानी BCD फिर ई आएगा। एक्स में से 3 घटाएंगे
तो U आ जाएगा। P में से 3 घटाएंगे M आ जाएगा, और L में से 3 घटाएंगे तो I आ जाएगा। तो ये आपने जान लिया कि 3 घटाना है। तो जिम 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 G में से 3 घटाएंगे DEF, तो ये G में से 3 घटाएंगे D आ जाएगा, Y में से 3 घटाएंगे V आ जाएगा, और M में से 3 घटाएंगे J आ जाएगा। DVJ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक भाषा में प्रोज PROSE को PPOQE लिखा जाता है, तो लाइट को किस रूप में लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए प्रोज को दोस्तों आपको लिखा गया है, देखिए प्रोज को जो है लिखा गया है तो PRO, P को P लिखा गया है, फिर R में से 2 घटा दीजिए तो P हो जाएगा, P के बाद Q और R। तो P को तो सीधे P लिख दिया गया है, तो लाइट में L को L लिखा जाएगा, और I में से आपको 2 घटाना है दोस्तों तो G हो जाएगा। इसके अलावा G में से आपको 0 घटाना है तो यहाँ पर G हो जाएगा। इसके बाद जो H है, H में से आपको 2 घटा देना है, तो H में से 2 घटा देंगे FGH F हो जाएगा, और T को दोस्तों T ही रहने देना है तो ये T हो जाएगा LGGFT। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? LGGFT आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है LGGFT आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये है दोस्तों, यदि बीते कल से पहले दिन परसों था, परसों बुधवार था, बीते कल से पहले दिन, बीते कल से पहले बुधवार था तो आज का दिन कौन सा होगा? बीते कल से पहले बुधवार था तो आज का दिन हो जाएगा शुक्रवार, शुक्र हो गया। उसके बाद तो कह रहे हैं तो रविवार कब होगा? तो शुक्र से अगला दिन शनिवार, और शनिवार से अगला दिन रविवार, यानी आने वाले कल के बाद अगले दिन रविवार होगा। आने वाले कल के बाद अगले दिन, आज अगर जो शुक्रवार है तो आने वाले कल के बाद अगले दिन आपका ये रविवार होगा। यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। यदि जॉन ने अपना विजय दिवस या विजय दिवस 5 जनवरी 1965 को मनाया तो वो अपना विजय दिवस उसी दिन फिर कब मनाएगा? तो आपको बताना है। देखिए दोस्तों, होता ये है कि प्रत्येक अगले वर्ष में दिनों की संख्या में 1 की वृद्धि होती है, और इसलिए अगले 7 वर्ष बाद 1972 में वही दिन आएगा, लेकिन 5 जनवरी 1965 के बाद 5 जनवरी 1972 के पहले एक लीप ईयर भी हो जाएगा, जिसमें दिनों की संख्या 2 दिन बढ़ जाती है। तो ऐसे 7 दिन की वृद्धि 6 साल में हो जाएगी। तो 5 जनवरी 1971 हो जाएगा आपका सही उत्तर। 5 जनवरी 1971 को वो अपना विजय दिवस उसी दिन मनाएगा, यानी 6 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष है। कथन है कि स्वयं को अद्यतन यानी अप टू डेट रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे का समाचार सुनता हूँ। निष्कर्ष है कि वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता और ताज़ा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? वह व्यक्ति स्वयं को अद्यतन रखने के लिए रेडियो पर 9 बजे के समाचार सुनता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वो सुबह के 9 बजे या रात के 9 बजे। वह व्यक्ति सुबह समाचार पत्र पढ़ने के बाद भी स्वयं को अद्यतन रखने के लिए रेडियो समाचार सुन सकता है। इसलिए निष्कर्ष 1 और 2 में से कोई भी लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष पर आधारित है। कथन है सभी फल मिष्ठान हैं, यानी जो भी फल हैं वो मिठाई हैं। और दूसरा है कि सभी मीठी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। तो निष्कर्ष सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, और दूसरा है कि कुछ फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। तो दोस्तों, कहा गया है कि सभी फल मिष्ठान और सभी मीठी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। और ये भी पता चलता है कि कुछ फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, तब कुछ फल भी स्वास्थ्य के लिए अवश्य उपयुक्त नहीं होंगे। तो इसमें दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प डी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2। इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 15 फरवरी 2021 को किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई है?
तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए अभ्युदय योजना का प्रारंभ किया है और ये योजना प्रदेश के सभी 18 मंडलों में खोली गई है। और अभ्युदय कोचिंग योजना का ये जो उद्देश्य है कि गरीब छात्रों को निःशुल्क सिविल सर्विसेज का कोचिंग उपलब्ध कराना। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपने देखा उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य विषय 50 प्रश्नों का जो जीके पूछा जाएगा उसका प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।